हाय, कैसे हैं आप सर? आज हम कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कंपनी लॉ सब्जेक्ट के सिर्फ वही अमेंडमेंट्स बताने जा रही हूँ जो आपके दिसंबर 2020 एग्जाम्स में एप्लीकेबल हैं। कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेज में पास हो चुका है, लेकिन दिसंबर 20 एग्जाम्स के लिए कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम वही अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपके अभी फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो मैं सारे अमेंडमेंट्स अपने वीडियो लेक्चर्स में अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 20 के लिए मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज किए हुए हैं उनके पास ये सारे अमेंडमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी एक बार एक साथ एक जगह अमेंडमेंट्स मिल जाएं, लास्ट मोमेंट हमें अमेंडमेंट देखकर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, लेटेस्ट प्रोविजंस भी हमने पढ़े हुए हैं। इसलिए यहाँ हम सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी लॉ के लेटेस्ट अमेंडमेंट जो दिसंबर 20 में एप्लीकेबल है उनकी बात कर रहे हैं। ICSI ने अपनी वेबसाइट पे कंपनी लॉ के लिए जो अपडेट्स दिए हुए हैं हम उन्हें रेफर कर रहे हैं। साथ ही प्रॉपर इंडेक्स भी दिया हुआ है कि किन किन टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हमने दिसंबर 20 अटेम्प्ट में एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट्स फॉर कंपनी लॉ फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम्स। फर्स्ट लेसन था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, जिसमें हमने समझा था कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही कंपनी कितने तरह की हो सकती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज भी समझा था। वहाँ एक टर्म आया था गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई होती है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वन और मोर गवर्नमेंट जॉइंटली। इस तरह की कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट की होल्डिंग की वजह से कहलाती है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर होल्डिंग होती है तब हम उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ अमेंडमेंट क्या किया गया है कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू किए हुए हैं, देन जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल की जगह ऐसे माना जाएगा जैसे कि वहाँ टोटल वोटिंग पावर लिखा हो। ये देखिए आप, government company means a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or by the state government or partly by the central government or partly by the one or more state governments and includes a company which is a subsidiary of a government company. गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये जो क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल है, इट शैल बी कंसिडर्ड एज टोटल वोटिंग पावर where shares with differential voting rights have been issued by that company. Clear है? तो हमने क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वही डेफिनेशन है। लेकिन वो जो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, अगर उस गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू किए गए हैं, देन वो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसे क्या कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे कि वहाँ टोटल वोटिंग पावर लिखा गया हो। ध्यान रखेंगे, इस पे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जा सकती है। नेक्स्ट सेकेंड लेसन था हमारा शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, जिसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स कवर हुए थे। अब यहाँ अगर आपको याद हो, हमने समझा था कि कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। किसको इशू कर सकती है? कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को अगेंस्ट द टेक्निकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अगेंस्ट द वैल्यू एडिशन इक्विटी शेयर्स जो इशू करती है उन्हें कहा जाता है स्वैट इक्विटी शेयर्स। स्वैट इक्विटी शेयर्स के लिए कंपनी को इशू करने से पहले कुछ कंडीशंस भी कंप्लाई करनी होती है।
स्टार्टअप्स को स्वैट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए कुछ एग्जाम्पशन भी दी हुई है। अब वो जो एग्जाम्पशन 5 ईयर्स के लिए दी हुई थी उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया है। जो स्टार्टअप्स को 5 ईयर्स के लिए एग्जाम्पशन दी थी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि 50% तक स्वैट इक्विटी शेयर्स इशू कर पाएंगे। ऑल्दो ये टाइम लिमिट 10 ईयर्स तक इंक्रीज की जा चुकी है। तो 5 ईयर्स के बजाय अब हमने क्या याद रखना है कि स्टार्टअप्स को रिलैक्सेशन स्वैट इक्विटी शेयर्स इशू करने का 10 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये देखिए, स्वैट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% of paid up share capital up to 10 years from the date of incorporation or registration, ये अलाउ कर दिया गया है फॉर स्टार्टअप्स। स्वैट इक्विटी शेयर्स सेक्शन नंबर तो याद है ना आपको, कौन से सेक्शन में कवर होता है? सेक्शन नंबर 54 में। और स्वैट इक्विटी शेयर्स पे एवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जरूर रेज किया जाता है। नेक्स्ट, लेसन नंबर 4, डेट एंड डिपॉजिट्स, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। इस लेसन में हमने पावर टू बोरो, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इन टॉपिक्स को कवर किया था। डिबेंचर्स के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 71 अप्लाई होता है। साथ ही रूल 18 भी बताया था मैंने आपको, साथ ही कहा था रूल 18 अगर याद ना रहे कोई बात नहीं, सेक्शन 71 फॉर डिबेंचर्स जरूर याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है, एक न एक दिन डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करना है। अब डिबेंचर होल्डर्स का जहाँ रीपेमेंट करना होता है उसके लिए कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना भी होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी जहाँ क्रिएट करती है एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर और ऑन और बिफोर 31st ऑफ मार्च, तब तक कंपनी का जितना भी डिबेंचर्स का अमाउंट मेच्योर होना है उसके लिए कम से कम 15% का कंपनी ने प्रोविजन बना लेना जरूरी होता है 30th अप्रैल तक, यानी 31st मार्च 2021 तक कंपनी का डिबेंचर्स का जितना भी अमाउंट मेच्योर होना है कंपनी उसका कम से कम 15% तक डीआरआर में क्रेडिट कर देगी 30th अप्रैल 2021 तक। ऑल्दो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा लिस्टेड एनबीएफसीज अगर प्राइवेटली डिबेंचर्स प्लेस कर रही है, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड अदर लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अमेंडमेंट किया गया है कि इन कंपनीज पे ये डीआरआर की एप्लीकेबिलिटी का ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है लेसन नंबर 7, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएसआर। और सीएसआर के प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 में कवर किए गए हैं। सीएसआर एक्टिविटीज कहाँ दी गई हैं? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में अभी बहुत सारी एक्टिविटीज को ऐड किया गया है। सीएसआर की प्रोविजंस में हमने अमेंडमेंट जो शेड्यूल 7 में हुए हैं वो ध्यान में रखने होंगे। ये देखिए आपके सामने शेड्यूल 7 सीएसआर एक्टिविटीज के लिए शेड्यूल 7 में प्रॉपरली दिया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कंपनीज परफॉर्म करेंगी, देन वो सीएसआर एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगी। अब इसमें नए पॉइंट्स क्या इंसर्ट किए गए हैं कि अगर कोई कंपनी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड पीएम केयर्स फंड में अगर कंट्रीब्यूट करती है वो सीएसआर कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्लैरिफिकेशन आ चुका है, अगर कोई सीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है देन वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। एग्जाम में आपको इस पे प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जा सकती है कि पर्सन ने क्लेम किया कि कंपनी ने जो पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट किया है वो सीएसआर कंट्रीब्यूशन सही नहीं है, कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा।
बिल्कुल माना जाएगा। पीएम केयर्स फंड या अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर फॉर द पर्सन्स अगर किया जाता है देन वो सीएसआर कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF and Central Paramilitary Forces वेटरन एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज के लिए अगर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो भी CSR कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, क्योंकि अब CSR एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जा चुका है। इसके अलावा contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine funded by the central government or state government or public sector undertakings or any agency of the central government or state government, and contribution to public funded universities, Indian Institute of Technologies, national laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Department of Pharmaceuticals, Military of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani। तो ये जो रिलेटेड एक्टिविटीज है जिसमें आयुष को भी कवर किया हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, engaged in conducting research in science, technology, engineering, medicine aimed at promoting sustainable development goals। इनके टूवर्ड्स अगर कंट्रीब्यूट किया जाता है ये भी CSR एक्टिविटीज में अब इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो ये CSR एक्टिविटीज जो नई ऐड हुई हैं आपको एग्जाम में इन्हें भी ध्यान रखना होगा। नाउ लेसन नंबर 8, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सेक्शन 129 टू सेक्शन नंबर 138 तक हमने अकाउंट्स के प्रोविजन समझे थे। जहां हम अपने अकाउंट्स के प्रोविजन समझ रहे थे वहां मैंने आपको कहा था कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज बोर्ड्स रिपोर्ट, और बोर्ड्स रिपोर्ट के अटैचमेंट के तौर पे हम सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करते हैं अगर कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया जा चुका है कि हर कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा का है देन इस तरह की कंपनी ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करनी होगी। ये देखिए आप, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का प्रोविजन है MR3 में सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, फॉर्म का नाम है MR3। अब कंपनीज, किन किन कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹250 करोड़ और मोर। अब यहाँ पे सी पॉइंट ऐड किया जा चुका है कि एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, अगर उस कंपनी का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो अमाउंट बोरो किया हुआ है वो 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, देन इस तरह की कंपनी ने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करनी होगी। फॉर्म नंबर MR3 में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अब ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किसके साथ अटैच होती है? बोर्ड रिपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हर वो कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से ऑब्टेन करके भी अटैच करनी होगी। नेक्स्ट, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कारो, शॉर्ट में कारो ही बोलते हैं हम सब। कारो के को एप्लीकेबिलिटी जो दी गई उसको अब एक्सटेंड किया जा चुका है। अब कारो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा, जो पहले अनाउंस किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एप्लीकेबल होगा।
तो अब हमने जो कारो अप्लाई करना है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिस्पेक्ट में अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज NFRA 2। NFRA 2 की जो फाइलिंग डेट है वो भी एक्सटेंड की जा चुकी है। 270 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस फॉर्म। जब NFRA 2 डिप्लॉय हो जाएगा वेबसाइट पे, उसके 270 डेज में फाइल करना होगा। तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग NFRA 2 भी एक्सटेंड की जा चुकी है। नेक्स्ट लेसन नंबर 10, जिसमें हमने 3 सेक्शंस कवर करने होते हैं, 186, 187 एंड 188। 186 इंटरकॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट नॉट टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, एंड 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। मैंने आपको सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस डायरेक्टर्स टॉपिक में ही कवर करवाया था। अब जहाँ हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन समझा था, वहाँ हमने ये समझा था कि सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया। पहले तो सिर्फ किसको एग्जाम किया हुआ था, गवर्नमेंट कंपनी को। ये देखिए सेक्शन 188, सेक्शन 188 के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली क्या दिया गया है, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू। कहाँ अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अप्लाई नहीं होगा, या अगर एक गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन thereof के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स other than those referred in clause A, in such company, in case such company obtains approval of ministry or department of central government which is administratively in charge of the company, or as the case may be state government, as entering into such contract or arrangement। तो अगर इस तरह से अप्रूवल ले ली जाती है देन इन गवर्नमेंट कंपनीज पे भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। समझ आया ये अमेंडमेंट सेक्शन 188 का। इस पे भी आपको एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट लेसन नंबर 12, एन ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाइंडिंग अप के रूल्स नोटिफाई हो गए हैं। कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020 नोटिफाई हो गए हैं, इफेक्ट में आ गए हैं फ्रॉम 1st of April 2020। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई मेंबर कंपनी का, अगर कोई भी मेंबर अगर अप्लाई करना चाहता है अरेंजमेंट पर्टेनिंग टू टेक ओवर ऑफर, देन उसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। वन इज such member along with any other member shall hold not less than 3/4 of the share capital of the company। यानी उस मेंबर ने अकेले या किसी अनदर मेंबर के साथ मिलकर कम से कम 3/4 शेयर्स होल्ड किए हुए होने चाहिए। एंड एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 13, an introduction to MCA 21 and filing in XBRL। XBRL फाइलिंग का कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट तो हमने अकाउंट्स टॉपिक में ही कवर कर लिया था। किन किन कंपनीज को XBRL में फाइलिंग करनी होती है, XBRL में फाइलिंग अगर करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फॉर्म्स में फाइल होंगे। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि एवरी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी that is required to comply with Ind AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने के लिए अगर रिक्वायर्ड है देन उस NBFC ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करने होंगे फॉर्म नंबर AOC 4 NBFC Ind AS में।
एंड अगर उस एनबीएफसी पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, देन एओसी फॉर सीएफएस एनबीएफसी एंड एएस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करने होंगे। निधि कंपनीज की रिस्पेक्ट में नए रूल्स आ चुके हैं। निधि कंपनीज के नए फॉर्म्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। NDH1 जिसमें रिटर्न फाइल होता है फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जबकि NDH2 में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। NDH3 में हाफ ईयरली रिटर्न फाइल होता है। निधि कंपनी के रिलेशन में जो फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, स्पेशली NDH4 के लिए टाइम का बहुत रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस अमेंडमेंट रूल्स 2020। नया फॉर्म नोटिफाई हो चुका है GNL2 फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। GNL2 नोटिफाई हो चुका है। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में भी अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, मैं आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर अमेंडेड ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके वीडियो लेक्चर्स में जो कवर्ड है वो अमेंडेड प्रोसीजर कवर्ड है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स जो नए आए, वहाँ पे जो स्पाइस फॉर्म है जिसे हम INC 32 के नाम से जानते हैं, वो स्पाइस प्लस फॉर्म कहला रहा है। अब वेब बेस्ड फॉर्म फाइल होता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद हमने 4 फॉर्म फाइल करने होते हैं, स्पाइस प्लस, INC 32, INC 33, INC 34 एंड एजाइल प्रो फाइल करते हैं। और इस फॉर्म को इस तरह से जहाँ हम फाइल करते हैं इन फॉर्म्स को, कंपनी इनकॉर्पोरेट जहाँ होती है वो स्पाइस प्लस फॉर्म जो हमने INC 32 वेब सर्विस के थ्रू फाइल किया है, उस फॉर्म के थ्रू, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसके थ्रू कंपनी का नाम अलॉट हो जाता है, यानी नेम ऑफ द कंपनी रिजर्व हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिनके लिए हमने डिन लेना था, इसी फॉर्म के थ्रू डिन अलॉट हो जाता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यानी कि सिन अलॉट हो जाता है। कंपनी का पैन अलॉट हो जाता है, टैन अलॉट हो जाता है। EPF नंबर, ESI नंबर रजिस्टर हो जाता है। अगर कंपनी महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हो रही है, देन प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी रजिस्टर हो जाता है, अलॉट हो जाता है। इसके अलावा कंपनीज के लिए GSTI एंड GST नंबर अलॉट हो जाता है। कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। सिंगल फॉर्म के थ्रू ये सब कुछ मिल जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो वेब फॉर्म है स्पाइस प्लस, ये फरवरी 2020 से इफेक्ट में आ गया था। इस फॉर्म के थ्रू नेम रिजर्वेशन हो जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, डायरेक्टर्स के लिए डिन अलॉट हो जाता है, पैन मिल जाता है कंपनी का, टैन, EPF नंबर, ESI नंबर। अगर महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हो रही है देन प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा GST नंबर अलॉट हो जाता है, कंपनी का मैंडेटरी बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है। अब सब में एक कंफ्यूजन था कि EPF ESI क्यों रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, अभी से कहाँ EPF ESI एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन इशू हो चुका है कि न्यू कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हो रही हैं थ्रू स्पाइस प्लस फॉर्म, और उनको इसी फॉर्म के थ्रू जहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनीज को EPF और ESI नंबर जो अलॉट हो रहा है, सिर्फ अभी नंबर अलॉट हो रहा है। इन कंपनीज ने EPF और ESI के रिस्पेक्ट में रिटर्न अभी फाइल करने से की कोई जरूरत नहीं होगी, जब तक कि EPF ESI के लिए जो रिस्पेक्टिव लॉज हैं उनके थ्रू एप्लीकेबिलिटी इनकर ना हो जाए। यानी जब तक EPF एक्ट, ESI एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तब तक EPF ESI के रिटर्न फाइल करने की कहीं कोई नीड नहीं होगी। नाउ लेसन नंबर 16, डायरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ। डायरेक्टर्स के टॉपिक में हमने देखना है कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स हुए हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 में स्पेसिफिकली जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज
जो प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी में प्रमोटर या केएमपी की कैपेसिटी में एंगेज नहीं है, वो लायबल नहीं होंगे। वो सिर्फ उन्हीं एक्ट के लिए लायबल होंगे जो उन्होंने नोइंगली किए हैं। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज विच प्रोवाइड्स दैट an independent director and non-executive director not being promoter or KMPs shall be held liable only in respect of act of omission or commission with his knowledge। उन्होंने जो अपने नॉलेज में रहते हुए किया है और attributed through board process and with his consent or connivance or where he had not acted diligently। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कहीं कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं होगी, उन पर कोई लायबिलिटी इनकर नहीं होगी जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उन्होंने अपनी नॉलेज में रहते हुए काम किया था या कंसेंट देकर ये किया था जो गलत हो गया है। अगर वो डिलिजेंटली एक्ट नहीं कर रहे थे तभी उन पर लायबिलिटी इम्पोज होगी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए जो डेटा बैंक तैयार हो रहा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एग्जाम देना था। ऑल्दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो एग्जाम क्लियर करना था उसके लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा चुका है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो पर्सन कंपनी में अपॉइंट हुआ ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स जो अनाउंस हुए उनके 10 मंथ्स के अंदर उसने अप्लाई कर देना था ऑनलाइन कि मेरा नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में डेटा बैंक में इंक्लूड कर दिया जाए। टाइम एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट, कोई भी इंडिविजुअल जो केएमपी है या डायरेक्टर है, कम से कम 10 ईयर्स तक सर्विसेज दे चुका है, उसको अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। कुछ सिचुएशंस में एन इंडिविजुअल शिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट when he has served as director or key managerial personnel for total period of at least 10 years। कम से कम 10 ईयर्स अगर उसने काम किया है केएमपी या डायरेक्टर की कैपेसिटी में कुछ कंपनीज में, देन उसे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी फॉर बिकमिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कौन सी कंपनीज में कम से कम 10 ईयर्स काम किया होना चाहिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज है उससे ज़्यादा हो, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। इवन यहाँ जो 10 ईयर्स का टाइम दिया है ये ध्यान रखना है कि अगर पर्सन दो या दो से ज़्यादा कंपनीज में अगर साइमल्टेनियसली एंगेज्ड है, अब क्या करें, 10 ईयर्स कैसे काउंट करें? तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आ चुका है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, any period during which an individual was acting as director or KMP in 2 or more companies or bodies corporate at the same time shall be counted only once। ऐसा नहीं है कि वो दो या दो से ज़्यादा कंपनीज में काम कर रहा था इस तरह से तो उसको टाइम पीरियड को ज्वाइन कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सेम टाइम पे करेंगे इसका, देन ये पीरियड कैसे काउंट होगा? shall be counted only once। लेसन 17, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। केएमपी के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा जो अमेंडमेंट हुआ ये भी मेरे नोट्स में इंसर्टेड है, वीडियो में इंक्लूडेड है। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज है उससे ज्यादा है, उसने कंपल्सरी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एंगेज करना होगा। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ रुपए उससे ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल है प्राइवेट कंपनी की, तभी उसने होल टाइम बेसिस पे कंपनी सेक्रेटरी एंगेज करना होगा। के अलावा सेक्रेटरियल ऑडिट जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से ऑब्टेन करते हैं, वो कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर उसका बोरिंग्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है, देन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करनी होगी।
इसके अलावा NCLT अमेंडमेंट रूल्स आ चुके हैं। एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है NCLT रूल्स में, जो इनेबल कर रहा है अग्रीव्ड पार्टी टू मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT। अगर उसे कहीं कोई ग्रीवेंस क्रिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेक ओवर ऑफर ऑफ कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज, देन वो NCLT 1 फॉर्म का नाम है, फॉर्म नंबर NCLT 1 में NCLT को अप्लाई कर सकता है विद अ फी ऑफ ₹5000 एंड ये एप्लीकेशन जो देगा NCLT 1 में उसके साथ अटैच करेगा एफिडेविट वेरीफाइंग द पिटीशन, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस with copy of the board's resolution or the executed wakalatnama as the case may be, and documents in support of the grievance against the takeover and any other relevant document। तो नया रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 80A। के अलावा जहाँ हम स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी समझते हैं, जिसे हम कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ अमेंड किया गया है कि जहाँ MCA ने फॉर्म नंबर STK 2 नोटिफाई किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज के लिए, वहीं अगर कोई कंपनी होली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट और होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनी, देन फॉर्म नंबर STK 3A में एक इंडैमनिटी बॉन्ड प्रिपेयर करना होगा और वो इंडैमनिटी बॉन्ड को नोटराइज भी करवाना होगा। इन केस ऑफ अ कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनी, a duly notarized indemnity bond in form number STK 3A shall be given by an authorized representative not below the rank of under secretary or its equivalent in the administrative ministry or department of government of India or state government। तो यहाँ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी के लिए जो STK 2 में अप्लाई किया जाएगा उसके साथ STK 3A भी अटैच करना होगा। इनके अलावा भी कंपनी लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काम के हैं, आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी रिलेटेड जो भी पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने हैं, LLP रिलेटेड जो भी रिटर्न फाइल करने हैं, कोविड-19 के कारण उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा चुका है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाने का रहता है, इसलिए आपको जो अमेंडमेंट्स बताएं उन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और लास्ट मोमेंट अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिएगा।